प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज के इस व्याख्यान में हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सल्तनत काल में राज्य की प्रकृति, प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी, इस प्रशासनिक व्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सल्तनत काल में किस प्रकार की रही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय की निर्णायक पराजय के बाद भारत में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी और आने वाली कई शताब्दियों तक भारत में मुस्लिम शासन फलता फूलता रहा। प्रारंभिक दिल्ली सुल्तानों का शासनकाल मुस्लिम शासन व्यवस्था का एक प्रकार का शैशव काल था और मुगलों का समय मुस्लिम व्यवस्था का प्रौढ़ काल माना जा सकता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन दोनों ही कालों की शासन पद्धति का पृथक पृथक अध्ययन करना ठीक जान पड़ता है। तो इस के तहत हम पहले सल्तनत काल में शासन व्यवस्थाओं में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर आधारित थी। राज्य और धर्म के संबंध में मुसलमानों के लिए कुरान के आदेश ही सर्वोपरि थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जिन परिस्थितियों में परिवर्तन आता गया और कई समस्याओं का कुरान में स्पष्टीकरण नहीं मिला, तब मोहम्मद साहब की सूक्तियों और उनके जीवन की घटनाओं के आधार पर संकलित हदीस के आधार पर समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया गया। कुरान और हदीस का सम्मिलित नाम सर रखा गया। इस्लामी राज्य में शरीयत ही शासन व्यवस्था की धुरी मानी जाती है। खलीफा को भी इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं था, वह केवल इसकी व्यवस्था कर सकता था। हज़रत मोहम्मद साहब के बाद इस्लामी साम्राज्य के खलीफा शासक हुए। धीरे धीरे खलीफाओं का साम्राज्य बढ़ गया और सुदूर प्रांतों के महत्वाकांक्षी सेनानायकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित की। उनकी शक्ति को कुचलने में खलीफा असफल रहा, परंतु इस्लामी साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को उन प्रांतों में अपना सूबेदार या नायब स्वीकार कर लिया, परंतु वास्तव में ये लोग एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन करते थे और केवल नाम मात्र के लिए खलीफा को सर्वोच्च शासक मानते थे। इन नवोदित मुस्लिम शासकों को देश और काल के अनुसार अपनी शासन व्यवस्था में कई प्रकार के परिवर्तन करने पड़े, परंतु इस्लामी सिद्धांत और आदर्श हमेशा उनका पथ प्रदर्शित करते रहे। दिल्ली सल्तनत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था, उनका इस्लाम से घनिष्ठ संबंध था। इस्लाम राजधर्म बना रहा और दिल्ली सुल्तानों ने किसी अन्य धर्म को मान्यता नहीं दी। सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य के सभी साधन
इस्लाम धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए थे। डॉक्टर कुरैशी का यह मानना है, दिल्ली सल्तनत धर्म पर केंद्रित अवश्य थी, परंतु पूर्णतया धर्म पर अवलंबित नहीं थी। परंतु उनकी इस बात में कोई वजन नहीं है, क्योंकि सल्तनत काल में इस्लाम के शास्त्रीय कानून ही सर्वोच्च थे और सुल्तानों को इसका अक्षरश पालन करना पड़ता था। उनका आदर्श था देश की समस्त जनता को मुसलमान बनाना, देशी धर्मों का मूल उच्छेदन करना और भारत को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत एक स्पष्ट सांप्रदायिक राज्य था। वह केवल मुसलमानों को अपनी प्रजा मानता था और बहुसंख्यक हिंदुओं को निम्न श्रेणी का नागरिक माना जाता था, जहां उन्हें राजकीय सेवाओं और उच्च पदों से भी दूर रखा जाता था। वहीं बहुसंख्यक हिंदुओं की संपत्ति और जान माल की सुरक्षा के लिए उन्हें जजिया कर भी चुकाना पड़ता था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले सर्वोपरि पद पर हमें सुल्तान दिखाई देता है। सुल्तान सल्तनत का प्रमुख था। वह केंद्रीय सरकार का प्रधान होता था। वह पूर्ण स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक होता था। पहला प्रतिबंध उसका व्यक्तिगत नियमों का था, अर्थात सुल्तान अपनी प्रजा के वैयक्तिक नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। और दूसरा प्रतिबंध धार्मिक नियमों का था। अधिकांश सुल्तानों को इस्लामी नियमों के अनुसार ही शासन चलाना पड़ा। तीसरा प्रतिबंध सुल्तान पर आपसी सहयोग का था, अर्थात सुल्तान को अपने सिंहासन की रक्षा और शासन व्यवस्था चलाने के लिए अमीरों, उलेमाओं और सेनानायकों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था। कुरैशी के इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राज्य की समस्त शक्तियां सुल्तान के पद में निहित थी और सुल्तान किसी भी व्यक्ति को पदोन्नत और पदच्युत करने का अधिकार रखता था। दुर्बल और अयोग्य सुल्तानों के शासनकाल में जरूर अमीर उसके अधिकारों का उपयोग करते थे और उन्हें हथिया लेते थे। सुल्तानों के मुख्य कार्य इस्लामी आज्ञाओं का पालन और रक्षा करना, न्याय की व्यवस्था करना, इस्लाम समर्थक प्रदेश की रक्षा और सुव्यवस्थित यातायात के मार्गों का निर्माण करना, फौजदारी कानूनों को लागू करना, मुस्लिम प्रदेश की आक्रांताओं से सुरक्षा करना, गैर मुसलमानों के प्रति जिहाद करना, राजकीय करों की व्यवस्था, अनुदानों का वितरण, न्याय संबंधी और सार्वजनिक कार्यों की पूर्ति के लिए योग्य अधिकारियों की नियुक्ति करना और इस्लामी विद्या और ज्ञान की उन्नति में सहयोग प्रदान करना था। सुल्तान की सहायता के लिए प्रशासन में अनेक मंत्रीगण और अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। मुस्लिम विधिवेताओं ने मंत्रियों की आवश्यकता अनुभव की, परंतु उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी ठहराने की वे समुचित व्यवस्था नहीं कर सके। सुल्तानों ने मंत्रियों को राज्य के सेवक के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत सेवकों के रूप में नियुक्त किया। मंत्री केवल सुल्तान के प्रति उत्तरदायी थे। तथाकथित गुलाम वंश के समय में 4 मुख्य मंत्री थे: वजीर, आरिज ममालिक, दीवान इंसा और दीवान रसालत। और कभी कभी नायब ममालिक या नायब को भी नियुक्त किया जाता था, जो सुल्तान से नीचा परंतु वजीर से ऊपर होता था। दुर्बल सुल्तानों के शासनकाल में प्राय ये नायब ही सर्वोच्च अधिकारी बन जाते थे। राज परिवार की व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी वकीलेदार कहलाता था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद था और इस पद पर विश्वस्त अमीरों में से किसी एक को नियुक्त किया जाता था।
राज परिवार की संपूर्ण व्यवस्था, सुल्तान का रसोईघर, शराब खाना, अस्तबल और सुल्तान के परिवार के सदस्यों की देखभाल करना इस वकीलेदार का मुख्य कार्य था। वकीलेदार के अलावा दूसरा मुख्य अधिकारी अमीर हाजिब था, जिसे अमीर बारबक भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य राज दरबार में होने वाले उत्सव और समारोहों का आयोजन करना था। सुल्तान से मिलने आने वाले लोगों को सुल्तान से मिलाने का कार्य वही अधिकारी करता था। इन दो के अलावा तीसरा स्थान नकीबों का था। ये लोग सुल्तान की आज्ञाओं को सेना और जनता को सुनाया करते थे। कुछ विश्वस्त एवं साहसी सैनिक जानदार अंगरक्षक का कार्य करते थे। उनके मुख्य अधिकारी को सर जानदार कहा जाता था। शाही घोड़ों की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को अमीर आखूर बेग कहा जाता था। इसी प्रकार आखेट विभाग के अधिकारी को अमीर शिकार कहा जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं, दिल्ली सुल्तानों के पास शासन व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए बहुत से अधिकारी और कर्मचारी थे, जिनमें से कुछ मुख्य मंत्री या अधिकारियों के काम इस प्रकार के थे, जिनमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण पद था नायब। इस नायब पद की स्थापना रजिया के पतन के बाद सुल्तान बहराम शाह के शासन में हुई। ताज और अमीरों के मध्य सर्वोच्च सत्ता स्थगित करने का जो संघर्ष चला, उसके परिणाम स्वरूप तुर्की अमीरों ने रजिया के बाद इस पद का सृजन किया। उन्होंने इस पदाधिकारी को शासन के सभी अधिकार सौंप दिए और सुल्तान को नाम मात्र का शासक बना दिया। इसका पद सुल्तान से नीचे परंतु वजीर से ऊपर होता था। अयोग्य और दुर्बल शासकों के समय में यह पद अत्यधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बन जाता था। शक्तिशाली सुल्तानों ने किसी अन्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं किया, और यदि किया भी तो अपने ही किसी विश्वस्त अमीर की नाम मात्र की मर्यादा बढ़ाने के लिए ही किया। नायब के अलावा वजीर सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था और एक प्रकार से मंत्रिमंडल का वह मुखिया भी होता था। वजीर पद की शुरुआत ईरान में हुई। वह साधारणतया प्रधानमंत्री हुआ करता था और सुल्तान के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली होता था। कुछ एक प्रतिबंधों को छोड़कर वजीर सुल्तान की शक्ति और विशेष अधिकारों का प्रयोग करते थे। सुल्तान के नाम पर वह महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करते थे और सभी पदाधिकारियों की शिकायतें सुनकर पूरी करते थे। सुल्तान की अनुपस्थिति या बीमारी या अवयस्क होने की स्थिति में वह सुल्तान की भांति ही कार्य करता था। इसका मुख्य कार्य सुल्तान को प्रजा की भावनाओं से परिचित करवाना और सभी महत्वपूर्ण विषयों में सुल्तान को परामर्श देना था। एक प्रकार से वह संपूर्ण शासन व्यवस्था का अध्यक्ष होता था, परंतु विशेष रूप से वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वित्त विभाग के अधिकारी होने की दृष्टि से वह राज्य की लगान व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय और अन्य करों की दरें निश्चित करता और राजस्व वसूली के लिए नियम बनाना उसका प्रमुख कार्य था। सामान्यतः वजीर अत्यंत बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति, सुयोग्य, अनुभवी और विश्वास पात्र होता था। उसकी सहायता के लिए अनेक अधिकारी और कर्मचारी होते थे। उसका कार्यालय दीवान वजारत के नाम से जाना जाता था। सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर नासिरुद्दीन महमूद के समय तक वजीर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा, परंतु खिलजियों के समय में उसकी शक्ति पर पूर्ण अंकुश लग गया। परंतु तुगलकों के समय में पुनः उसकी शक्ति में वृद्धि हुई और फिरोज तुगलक का वजीर पद की शक्ति का चरम उत्कर्ष था। दीवान वजारत के बाद दीवान आरिज
एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग था। दीवान आरिज सैनिक विभाग का महाप्रबंधक कहा जा सकता है। संपूर्ण सैन्य व्यवस्था का नियंत्रण उसी के हाथ में होता था। नए सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों को वेतन बांटना, सैनिकों के रसद की व्यवस्था करना, उनके लिए प्रशिक्षण और अनुशासन की व्यवस्था और देखभाल करना और घोड़ों को दागने की व्यवस्था करना इत्यादि उसके कार्य होते थे। सुल्तान की सलाह से वह विभिन्न सैनिक अभियानों के लिए सेनापतियों की नियुक्ति करता था। यह विभाग इतना अधिक महत्वपूर्ण था कि कई सुयोग्य सुल्तानों ने इस विभाग से संबंधित अनेक कार्यों को स्वयं किया। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण विभाग था दीवान इंसा। दीवान इंसा एक प्रकार से अमीर मुंशी था। इसका मुख्य काम शाही पत्र व्यवहार की व्यवस्था और सुरक्षा करना था। उसकी सहायता के लिए अनेक दबीर लिपिक नियुक्त किए गए थे जो पत्र लिखने में बड़े कुशल होते थे। सुल्तान का अन्य राज्यों के शासकों, महत्वपूर्ण अधीनस्थ सामंतों और राज्य के पदाधिकारियों से जो पत्र व्यवहार होता था और जिसका बहुत कुछ अंश गुप्त होता था, वह सब इसी विभाग के द्वारा संपन्न होता था। इस विभाग का कार्य गुप्त ढंग से होने के कारण इसका अध्यक्ष हमेशा अत्यंत विश्वसनीय पदाधिकारी को बनाया जाता था। सुल्तान की ओर से जाने वाले सभी पत्रों का प्रारूप यही विभाग तय करता था। चौथा महत्वपूर्ण विभाग दीवान रिसालात था। इस विभाग के मंत्री के कार्यों के बारे में विवाद है। डॉक्टर कुरैशी इस बारे में ये मानते हैं कि इस अधिकारी का संबंध धार्मिक विषयों से था। इसके अतिरिक्त दूसरे विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को जो भत्ते दिए जाते थे, उनका भी भार उसी पर था। परंतु डॉक्टर हबीबुल्ला का ऐसा मानना है कि वह एक प्रकार का विदेश मंत्री था और कूटनीतिक पत्र व्यवहार और विदेशों को भेजे जाने वाले और वहां से आने वाले राजदूतों का प्रबंध करना या व्यवस्था करना उसका कार्य था। इसमें डॉक्टर हबीबुल्ला का मत अधिक सही प्रतीत होता है। दीवाना रसालात के अलावा सदर उस-सुदूर भी एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। उसका कार्य इस्लामी नियमों और उपनियमों को लागू करना और यह देखना कि मुसलमान लोग अपना दैनिक जीवन में पालन करते हैं और दैनिक नियमों की पालना करते हैं या नहीं। मुसलमान प्रतिदिन दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। यह विभाग मुसलमानों से ज़कात नामक कर वसूल करता था। इस ज़कात से प्राप्त धन से मस्जिद, मकतब और मदरसों को सहयोग दिया जाता था। यह विभाग धार्मिक मामलों, पवित्र संस्थाओं और योग्य विद्वानों को अनुदान और मलंग फकीरों के आदर सत्कार की व्यवस्था भी करता था। शाही परिवार द्वारा दिए जाने वाले दान की व्यवस्था भी यही विभाग करता था। इनके अलावा काजी उल कजात और एक अन्य प्रमुख विभाग था। जैसा कि नाम से ही विदित है, काजी उल कुजात विभाग का कार्य न्याय संबंधी मसलों को देखना था। प्राय धर्मस्थ विभाग और न्याय विभाग का काम चलाने के लिए एक ही मंत्री नियुक्त किया जाता था, परंतु कभी कभी पृथक पृथक रूप से अलग अलग मंत्री भी नियुक्त किए जाते थे। सुल्तान के बाद वह न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी था। वह अन्य काजियों के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता था। सब मंत्रियों के पद और स्थिति समान नहीं थी। वजीर की हैसियत अन्य मंत्रियों से कहीं अधिक थी। अन्य मंत्रियों की स्थिति सुल्तान के सचिव जैसी थी। चूंकि सुल्तान सभी मंत्रियों को एक ही समय तथा साथ साथ परामर्श के लिए नहीं बुलाता था, अतः मंत्री परिषद जैसी कोई संस्था उस समय विद्यमान नहीं थी। मंत्रियों की नियुक्ति सुल्तान अपनी इच्छा से करते थे और जब चाहे उन्हें हटा भी देते थे। इसीलिए सभी मंत्री केवल सुल्तान के प्रति उत्तरदायी थे
सुल्तान अपने मंत्रियों की राय बहुत ध्यान से सुनते थे, परंतु उनके लिए अपने मंत्रियों की राय मानना जरूरी नहीं समझते थे। मंत्री लोग अपने अपने विभागों की नीतियों के निर्माता भी नहीं थे। उन्हें सुल्तान के आदेश अनुसार ही अपने विभागों का कार्य चलाना पड़ता था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी राजधानी में स्थित थे, जैसे बरीद ममालिक अर्थात डाक या गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, दीवान अमीर कोही अर्थात कृषि विभाग का उपाध्यक्ष। इस विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। इसी प्रकार दीवान मुस्तक राज अर्थात वह विभाग जिसके जिम्मे किसानों और राजस्व अधिकारियों से बकाया की वसूली करना था, इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इनके साथ साथ प्रांतीय शासन व्यवस्था जो सल्तनत काल में विद्यमान थी, उसके बारे में भी थोड़ी दृष्टि डाल लेना उचित रहेगा। शासन की सुविधा की दृष्टि से दिल्ली सल्तनत प्रांतों में बटी हुई थी। उस समय प्रांत को इक्ता या विलायत के नाम से जाना जाता था, किंतु सुल्तान के अंतर्गत कितने इक्ते रहे होंगे इसके बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं है। संभवतः इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती थी। सभी इक्ते भी एक समान नहीं थे। इनकी शासन व्यवस्था भी एक जैसी नहीं थी। किसी भी सुल्तान ने इक्तों को समान आधार पर संगठित करने का विचार नहीं किया। इक्ता के मुख्य अधिकारी को मुफ्ती या वली कहा जाता था। सुल्तान स्वयं इस पदाधिकारी नियुक्ति करता था और वही उसे अपदस्थ, दंडित या स्थानांतरित कर सकता था। सल्तनत काल में हमें तीन प्रकार के प्रांत देखने को मिलते हैं। पहला निकटवर्ती इक्ता जैसे मुल्तान, पंजाब और दोआब। दूसरा दूरस्थ प्रांत जैसे गुजरात, मालवा, बंगाल और बिहार। इसके अलावा तीसरे करद राज्य थे जो नाम मात्र के लिए सुल्तानों का अधीन थे और वो प्रति वर्ष कर के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर अपनी अधीनता सुल्तान के प्रति प्रदर्शित कर देते थे। सामान्यतः नवविजित इक्ताओं के अधिकारियों को अधिक प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए जाते थे, क्योंकि वे उस क्षेत्र पर सल्तनत के प्रभावों को मजबूत बना सकने के लिए उनको ऐसे अधिकार दिए जाते थे। दक्षिण भारत के हिंदू शासकों को प्रारंभ में करद राजाओं की श्रेणी में रखा गया और उन्हें अपने राज्यों के आंतरिक प्रशासन में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। मोहम्मद तुगलक ने अधिकांश करद राज्यों के शासकों को हटाकर उनको सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था। इक्ताओं के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में लगभग उन सभी अधिकारों का उपयोग करते थे जो केंद्र में सुल्तान को प्राप्त थे। मात्र वे केवल शासकीय उपाधियों को धारण नहीं करते थे। उनका मुख्य काम था इक्ता में शांति, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व वसूल करना और इक्ता के प्रशासनिक व्यय को राजस्व में से खर्च करने के बाद शेष धन राजकोष में जमा कराना, लोगों को न्याय प्रदान करना और इक्ता की सुरक्षा व्यवस्था करना। इसके साथ साथ उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में सेनाएं रखनी पड़ती थी। अपने अधीन पदाधिकारियों को नियुक्त करने का भी इन्हें अधिकार था और अपने संपूर्ण प्रदेश में शासन का उत्तरदायित्व इन्हीं पर था। इक्तेदारों को इस्लामिक कानून की रक्षा करना, उन्हें क्रियान्वित करना, उलेमा वर्ग की रक्षा करना, शासन प्रबंध करना, न्यायालयों के निर्णयों को क्रियान्वित करना और राजमार्गों की सुरक्षा करना इत्यादि था। सुल्तान का आदेश मिलने पर वे अपनी सेना सहित सुल्तान की सहायता को भी जाते थे। सुल्तान की अनुमति के बिना वे किसी विजय अभियान को हाथ में नहीं लेते थे। विजय अभियानों से लूट में प्राप्त हाथियों और शत्रु के राज परिवार की स्त्रियों पर सुल्तान का एकाधिकार माना जाता था। इक्तेदारों की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, जिनमें प्रांतीय वजीर, आरिज और काजी मुख्य थे। राजस्व वसूली के लिए नाजिर और वाकुफ होते थे। साहबे दीवान नामक पदाधिकारी हिसाब किताब रखता था और उसके संबंध में केंद्र सरकार के पास विस्तृत विवरण भेजता था।
डॉक्टर कुरैशी का ये मानना है कि यह पदाधिकारी सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था और उसकी नियुक्ति वजीर की सिफारिश पर स्वयं सुल्तान करता था ताकि इक्तेदारों पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के गुप्तचरों को भी इक्तों में नियुक्त किया जाता था, जो अन्य सूचनाओं के साथ साथ इक्तेदारों की गतिविधियों की सूचना भी सुल्तान तक पहुंचाया करते थे। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का ये कहना है कि 13वीं शताब्दी में इक्ते से नीचे शासन की कोई इकाई नहीं थी, किंतु 14वीं शताब्दी में सल्तनत के विस्तार और हिंदू सामंतों के दमन के कारण प्रांतों को सिखों में बांटा गया। प्रत्येक सिख को सिकदार नामक अधिकारी के अंतर्गत रखा गया। संभवतः वह सैनिक पदाधिकारी था और उसका काम अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था लागू करना था। कुछ समय बाद सिख से भी छोटी इकाई में बांटने की आवश्यकता अनुभव हुई और सरकार नामक शासनिक इकाई अस्तित्व में आई। फिर सरकार को कई परगनों में विभाजित किया गया। एक परगने में कई गांव होते थे। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई था। गांव की शासन व्यवस्था देसी ढंग की बनी रही। गांव में एक पंचायत होती थी। गांव की शासन व्यवस्था मुकदम और मुखिया की सहायता से होती थी। प्रत्येक गांव में आज की भांति एक चौकीदार, एक लगान वसूल करने वाला तथा एक पटवारी होता था। इनमें से कुछ पैतृक अधिकारी थे जो राज्य को गांव की लगान वसूल करने में सहायता देते थे और इस काम के बदले उन्हें राज्य की तरफ से कुछ सुविधाएं दी गई थी। साधारण समय में सुल्तान गांव के कामों में हस्तक्षेप नहीं करता था। परगने की मालगुजारी वसूल करने के लिए मुतशरीफ नामक अधिकारी नियुक्त किए गए थे और इस मुतशरीफ की सहायता के लिए मुशरिफ, मुहासिल, गुमास्ता, सरहंग आदि कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। मुशरिफ फसलों का निरीक्षण करके किसानों द्वारा दी जाने वाली मालगुजारी तय करता था। मुहासिल किसानों से लगान प्राप्त करता था। गुमास्ता एजेंट का कार्य करता था और सरहंग चपरासी का कार्य करता था। आगे चलकर मुतशरीफ को आमिल और सिकदार कहा जाने लगा और मुहासिल को खजांची। गांवों की पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में काफ़ी अधिकार प्राप्त थे। आज के इस व्याख्यान में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले व्याख्यान में हम प्रशासन सल्तनत की भू राजस्व व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।